ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होपफुली आप सारे लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू दिस ओरिएंटेशन सेशन ऑफ एमएसए वन। मेरा नाम लुकमान रफ़ीक है। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताता चलूँ। आई बीन इन टीचिंग प्रोफेशन फॉर मोर देन 14 ईयर्स नाउ। और बेसिकली मुख्तलिफ क्वालिफिकेशंस मैं ओवर अ पीरियड ऑफ दीज 14 ईयर्स जो है वो टीच करता रहा हूँ। दैट इंक्लूड्स आई कैप, दैट इंक्लूड्स ए सी सी ए, दैट इंक्लूड्स सी आई एम ए, और उसके साथ साथ आई सी डब्ल्यू और आई सी एम पी। ये चार पांच तरह की जो क्वालिफिकेशंस हैं ये मैं टीच करता रहा हूँ। जो मेरे एरियाज हैं वो दैट इंक्लूड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑडिटिंग। ये तीन एरियाज हैं जिसमें मैंने काफ़ी अर्सा मुख्तलिफ क्वालिफिकेशंस के अंदर टीच किया है। विद रिस्पेक्ट टू द एम एस ए, मैं कुछ थोड़ा सा आपको एक चीज़ जो है वो गाइड कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू द एम एस ए। और वो एक चीज़ ये है कि देखें, बेसिकली जो एमएसए का पेपर है ना, वो एमएसए का पेपर आई थिंक लॉट ऑफ यू पीपल ऑलरेडी नो कि एमएसए का जो पेपर है दैट इज अडॉप्टेड बाय आई कैप फ्रॉम द आईसीएडब्ल्यू। सो 2017 विंटर के अंदर आई कैप ने ये एमएसए को लॉन्च किया था। और विंटर 2017 में पहली अटेम्प्ट थी जिसमें एमएसए वन के अंदर जो है अ, एक भी बच्चा एग्जाम नहीं दिया था, तो इसलिए एमएसए वन का पेपर ही नहीं प्रिपेयर हुआ था। और एमएसए टू के अंदर जो है वो शायद आई थिंक दो बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसमें से एक बच्चा पास हुआ था और एक बच्चा एब्सेंट हुआ था। सो दैट इज व्हाट हैपेंड विद एमएसए टू, दैट वाज इन विंटर 17। सो समर 18, इनफैक्ट नो, इट वाज समर 17 और विंटर 17 जो था ना, दैट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट जिसके अंदर हमने एक्चुअली टीच किया था। तो समर 17 की अटेम्प्ट के मैं आपको रिजल्ट्स बता रहा हूँ कि समर 17 में एमएसए वन में पूरे पाकिस्तान में किसी बच्चे ने एनरोलमेंट नहीं करी थी। और इसी तरीके से जो है वो समर 17 के अंदर जो है एमएसए टू में दो बच्चों ने एनरोलमेंट करी थी, जिसमें से एक बच्चा पास हुआ था और एक बच्चा फेल हुआ था, एक बच्चा एबसेंट हुआ था। खैर, तो विंटर 17 से जब से एमएसए आया है उस वक्त से मैं एमएसए टीच कर रहा हूँ। तो एमएसए वन तो 100% मैं ही टीच करता हूँ। प्लस जो एमएसए टू है, उस एमएसए टू का कोई तकरीबन 25 से 30% पोर्शन इज व्हाट आई टीच। अच्छा, अब मैं ज़रा थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एमएसए वन ऑल अबाउट। और अगर हम एक ओवरऑल एमएसए की बात करते हैं तो एमएसए वन के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या क्या चीज़ें एग्जामिन करता है। एमएसए टू के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करता है, क्या क्या चीज़ें जो है वो एग्जामिन करता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ क्योंकि हमारा जो फोकस है वो एमएसए वन के ऊपर है, सो आई विल बी फोकसिंग ऑन एमएसए वन ओनली। एमएसए टू की डिस्कशन मैं नहीं करूंगा, दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड बाय वन ऑफ माय कोलीग्स। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑफ। देखें, सबसे पहली चीज तो कुछ तरीके से कि अगर हम बात करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये एमएसए वन विच इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अश्योरेंस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अश्योरेंस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, यू ऑल नो कि एमएसए वन की एलिजिबिलिटी जो बनती है वो दो पेपर पास करने से बनती है, और वो है एफआर और एट द सेम टाइम ऑडिट का पेपर। ये दो पेपर पास करने से एमएसए वन की एलिजिबिलिटी बनती है। तो अगर एमएसए वन की एलिजिबिलिटी इन दो पेपर से बनती है तो इसका मतलब ऑब्वियसली जो है वो एमएसए वन भी इन दो पेपर से मिलके ही बना होगा। तो यस, ऐसा ही है बिल्कुल। और जब एमएसए वन भी इन दो पेपर से मिलके बना होगा तो देर इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज यूज होगी, और कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि नए स्किल्स लर्न करने होंगे। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। पहली चीज तो ये है कि एमएसए वन का जो पेपर है ना, उस एमएसए वन के पेपर की ये सिलेबस ग्रिड भी आपके सामने है, जो कि लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस ग्रिड है। और इसमें अगर आप देखें तो एक आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग का एरिया है जो कि मेजर पोर्शन ऑफ द सिलेबस है। फिर ऑडिट एश्योरेंस का एरिया है जो कि 25 से 30% है, और फिर कंपनी लॉ और एथिक्स का एरिया है जो कि 5 से 15% के दरमियान है। अब अगर इफ आई डिस्कस अबाउट इट तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, बात ये होती है कि जब हम एफआर का पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना, एफआर का, तो उस एफआर के पेपर को अटेम्प्ट करते हुए हमारा आईकैप का जो पेपर है उसका एग्जामिनर का जो मेजर फोकस है ना, वो मेजर फोकस कंप्यूटेशंस के ऊपर है। एग्जामिनर मेजरली क्या काम करता है, एग्जामिनर आपको कहता है भाई कंप्यूटेशंस कर दो। सो मैं और आप क्या करते हैं, जब एफआर का पेपर दे रहे होते हैं ना, तो उसमें हम कंप्यूटेशंस कर रहे होते हैं। अभी रिसेंटली कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है कि जिस ट्रेंड के अंदर एफआर के पेपर में भी एग्जामिनर डिस्कशन करवा लेता है, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर इट्स द कंप्यूटेशन जो कि एग्जामिनर आपसे मुझसे करवाता है।
अब मसला ये होता है कि ये जो एफआर के अंदर जितने भी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हमने पढ़े हैं, जब ये आगे जाते हैं और एमएसए वन के अंदर एग्जामिन होते हैं, तो इनका मेथड ऑफ एग्जामिनेशन चेंज हो जाता है। और वो मेथड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटेशन से हट के डिस्कशन बेस्ड हो जाता है। जो मेथड ऑफ एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटेशन से हट के डिस्कशन बेस्ड हो जाता है। अच्छा, और जब ये डिस्कशन बेस्ड होता है ना, तो उसमें हम थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। वो कहाँ पे स्ट्रगल करते हैं? हमारा स्टूडेंट स्ट्रगल इसलिए करता है बिकॉज उसको कैलकुलेशंस करने की आदत होती है, उसको लंबी लंबी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की आदत होती है, उसको कंसोलिडेशन करने की आदत होती है, उसको कंसोलिडेशन एक्सप्लेन करने की आदत नहीं होती, उसको कंसोलिडेशन के एरियाज को डिस्कस करने की आदत नहीं होती, उसको लंबे केस स्टडीज को डील करने की आदत नहीं होती, तो वहां पे वो स्ट्रगल कर रहा होता है। तो बेसिकली अगर आप एमएसए वन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो एलिमेंट है एमएसए वन के लिए वो ये है कि आपको एफआर की जो नॉलेज है ना, वो सारी की सारी जो है ना नॉलेज, दैट इज इम्पोर्टेंट। और फिर उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा कि इसके एप्लीकेशन और एट द सेम टाइम इसके डिस्कशन के स्किल्स, आपके एप्लीकेशन के और एट द सेम टाइम आपके डिस्कशन के स्किल्स, ये दो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। सो सारी की सारी जितनी नॉलेज आपके पास थी जब आपने एफआर पढ़ा था, वो सारी की सारी नॉलेज रिकॉल करनी पड़ेगी। और प्लस उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके एप्लीकेशन के स्किल्स, आपको इसको किस तरह से डिस्कस करना है, ये सिनेरियो के स्किल्स भी आपको सीखने पड़ेंगे। दैट इज समथिंग दैट यू वुड हैव टू एक्चुअली डू। अच्छा, अब नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव अ बिट फॉरवर्ड। सो एमएसए वन के सिलेबस के एरिया में एक एरिया तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग है, विच वुड हैव टू कीप इन माइंड। कैसे प्रिपेयर करेंगे वो मैं आपको गाइड करता हूँ। दूसरा एरिया आपका ऑडिट अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज का है। और उस ऑडिट अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज के एतबार से मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखें, आई कैप का सी फैप सिक्स का पेपर पिछली 3 अटेम्प्ट से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पेपर है, बड़ा इम्प्रूव पेपर है, बड़ा अच्छा पेपर है। यानी एग्जामिनर बहुत अच्छे तरीके से आपको सी फैप सिक्स के अंदर ना सिनेरियो बेस्ड एप्लीकेशन करवा रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से करवा रहा है। और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पेपर हो गया है कि यानी कि एक्चुअल ऑडिट का पेपर होना ही ऐसा चाहिए। हालांकि 4-5 साल पहले जो पेपर होता था, या 4 अटेम्प्ट पहले जो पेपर होता था, वो पेपर ऐसा पेपर होता था कि आदमी कहे कि यार ये सीए फाइनल का पेपर है। बट नाउ पेपर का जो जिस तरीके से पेपर आई के आपने आप चेंज कर दिया, और जिस तरीके से एग्जामिनर ऑडिट का पेपर पूछ रहा है, वो ज़बरदस्त तरीके कार है। और उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अब बहुत सारा बच्चा जो है ना ऑडिट के सिनेरियोज को केस स्टडी बेस्ड, केस स्टडी स्टाइल में डील करना सीख चुका है। सो दैट इज समथिंग विच इज गुड, जो कहा कि आपका एक स्किल डेवलप होता चला जा रहा है। बट अगेन, ऑडिट वो पेपर है सी फैप में, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और ऑडिट, ये दो पेपर है जिनका पास रेट सबसे कम है, जिनका पास रेट सबसे कम है। और उसकी सबसे बड़ी रीजन यही है कि जब एडवांस ऑडिट का पेपर आता है तो स्टूडेंट को ड्राफ्टिंग नहीं आती, स्टूडेंट को ड्राफ्टिंग नहीं आती। एंड आई एम श्योर मेजोरिटी बच्चा, देखे मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह इतने अरसे से एमएसए वन को डील करने का। आईसीडब्ल्यू तो मैं 2013 से पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे एक बात ये पता है कि आप में से भी जो मेजोरिटी बच्चा आया होगा ना यहाँ पे, उसका एफआर जो है ना, मतलब यानी कि कोई तकरीबन 25% बच्चा ऐसा होता है जो एफआर पहली अटेम्प्ट में पास करके आया होता है। 10-15% बच्चा ऐसा होता है जो ऑडिट पहली अटेम्प्ट में पास करके आया होता है। बाकी मेजोरिटी बच्चे का एफआर भी रिपीट होता है, मेजोरिटी बच्चे का ऑडिट तो 2-2 बार 3-3 बार रिपीट होता है, तब कहीं जाके वो एमएसए वन के लिए एलिजिबल होता है। ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है। आई मे बी रॉन्ग इन योर केस, बट मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर दिस इज हाउ थिंग्स एक्चुअली गो अबाउट। अच्छा, अब अगर भाई इस तरह की सिचुएशन है कि मेजोरिटी बच्चा रीसेट होता है, मेजोरिटी बच्चा दोबारा से पेपर दे रहा होता है, तो इस चीज़ से बज़ाहिर आपका पीछे टाइम तो लग गया, लेकिन एक चीज़ आसान हो जाती है। वो एक चीज़ आसानी हो जाती है कि आपने एफआर कई बार पढ़ा होता है, एक बार, 1.5 बार, 2 बार पढ़ा होता है, कि आप एफआर में पक्के हो चुके होते हैं। ऑडिटिंग भी आप 1-2-3 बार पढ़ के आए हुए होते हो, तो आप ऑडिटिंग में भी पक्के हो जाते हो। तो अब आपके लिए आसानी ये हो जाती है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एमएसए वन की रेलेवेंट प्रैक्टिस करनी है, एंड यू आर गुड टू गो। अब आपको क्या करना है, आपको एमएसए वन की सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट प्रैक्टिस करनी है, एंड यू आर गुड टू गो। सो दैट इज समथिंग दैट हैपेंस। सो एमएसए वन के एतबार से जो है वो ये एक दूसरा एलिमेंट है, विच इज ऑडिट अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज की जो कहानी है, वो ऑडिट अश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज की कहानी ये है कि ये एरिया आता है, लेकिन जो सिनेरियो जिस तरह से अब ऑडिट के पेपर में आ रहे हैं सी फैप सिक्स में, उसी तरह के एक्सटेंडेड सिनेरियोज आते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ इंटीग्रेट होकर। और आखिरी कंपनी लॉ और एथिक्स का एरिया है। और इसको अगर मैं कहूँ ना, तो ये कंपनी लॉ और एथिक्स का जो एरिया है ना, मेजरली, ये मेजरली एरिया ऐसा है कि जिसकी आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। बाकी इसके अंदर
बहुत छोटा सा पोर्शन आता है, बहुत छोटा सा एलिमेंट आता है, और वो मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि आप उसमें अपनी बुक को ओपन करके उस बुक के रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स को निकाल के वहां से भी आप काम चला सकते हो। दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। अच्छा, अब नाउ, तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एमएसए वन का पेपर हम किस तरह से पढ़ें और किस तरह से ना पढ़ें। तो अगर आप में से कोई भी एमएसए वन की प्रिपरेशन करना चाहता है तो एमएसए वन की प्रिपरेशन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हर बंदे को करनी चाहिए अगर इफ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एमएसए वन। वो चीजें क्या हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, वो चीजें ये हैं कि द फर्स्ट थिंग इज कि आपकी डबल एफ आर के जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिकॉल करना, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आईकैप के एमएसए वन के पास पेपर की प्रैक्टिस करना। अगर आप देखें ना, तो जब से ये पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है समर 17 से लेके विंटर 21 तक, इस वक्त तक टोटल 8 अटेम्प्ट के पेपर अवेलेबल है। 8 अटेम्प्ट के पेपर अवेलेबल है, और अगर इस 8 अटेम्प्ट के पेपर अगर आप देखोगे तो हर अटेम्प्ट के अंदर 3 क्वेश्चन एग्जामिन होते हैं, मतलब 24 क्वेश्चन। इसके अलावा आप इसमें ऐड अप कर दो आईसीडब्ल्यू के कोई तकरीबन 4 अटेम्प्ट के पेपर। तो आईसीडब्ल्यू के अंदर भी जो है ना वो कुछ इस तरह से होता है कि आईसीडब्ल्यू के अंदर आपके पास जो है वो 3 क्वेश्चन आए हुए होते हैं। तो अगर आप 4 अटेम्प्ट के वो क्वेश्चन अगर ऐडअप कर दो तो 4 3 12, यानी आप अगर एक बात ये देखें तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने एमएसए डबल एफ आर को रिकॉल करना है, प्लस ऑल दैट यू हैव टू डू इज दैट 36 क्वेश्चन। और उस 36 क्वेश्चंस में से आप यूं समझ लें कि उस 36 क्वेश्चंस में से आपने ये करना है कि आपने कोई तकरीबन जो है ना वो 20 क्वेश्चंस इस तरीके से करने हैं कि आप उस 20 क्वेश्चन के अंदर आंसर प्लान बनाएंगे, और 20 क्वेश्चन के अंदर आंसर प्लान बनाने के साथ साथ जो है ना कोई बाकी जो रिमेनिंग 16 क्वेश्चंस हैं, उस 16 क्वेश्चंस में से 9 क्वेश्चन जो है वो आप एग्जाम कंडीशन के अंदर बाकायदा तौर पे टाइम्ड कंडीशन के अंदर लिखे, और बाकायदा जो बाकी 6 7 क्वेश्चंस हैं वो 6 7 क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर तरीके से ड्राफ्ट करें। तो अगर आपने एमएसए वन पास करना है तो एमएसए वन पास करने के लिए मैं आपको ये सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपने कुछ नहीं करना। आपने डबल एफ आर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकॉल करने, और डबल एफ आर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिकॉल करने के साथ साथ आपने एमएसए वन के पास पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, जितने पेपर्स अब तक हैं। बीच में कोविड की वजह से एक अटेम्प्ट मिस आउट हुई थी, और उसके साथ साथ जो है एक अटेम्प्ट मैंने आपको कहा था ओरिजिनली जब हुई नहीं थी। तो टोटल 8 अटेम्प्ट के पास पेपर आईकैप की वेबसाइट पे अवेलेबल है। वो 8 अटेम्प्ट में 3 क्वेश्चन हर अटेम्प्ट के आते हैं, 24 क्वेश्चन बनते हैं। वो 24 क्वेश्चन के साथ आईसीडब्ल्यू के आपको 4 अटेम्प्ट करनी है, आप थ्रू हो इंशाल्लाह। अच्छा, अब ना इसमें मैंने कुछ बात करी ना कि 20 क्वेश्चंस का आप आंसर प्लान बना लें, यानी कि अच्छा भाई इसमें ये लिखूंगा, इसमें ये लिखूंगा, इसमें ये लिखूंगा, इसमें ये लिखूंगा। फिर 16 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ एग्जाम कंडीशन में करें, यानी कि समझे मॉक एनवायरनमेंट के अंदर आप 3 मॉक सबमिट करें, या आप 3 पेपर को मॉक कंडीशन के अंदर करें। क्योंकि मेजॉरिटी बच्चा जब एमएसए का पेपर दे के आता है तो उसका कमेंट ये होता है कि यार पेपर बहुत लेंदी था, पेपर नहीं हुआ, पेपर बहुत लेंदी था, पेपर नहीं हुआ पूरा। तो ये 3.5 घंटे के अंदर भी अगर पेपर नहीं हो रहा पूरा, तो 3.5 घंटे के अंदर पेपर नहीं हो रहा पूरा, इसका मतलब पेपर लेंदी है, और उस पेपर को हैंडल करने के लिए आपकी स्पीड होनी चाहिए, और स्पीड से ज्यादा टेक्निक होनी चाहिए, और उस टेक्निक के लिए आपको रेलेवेंट एग्जाम प्रैक्टिस चाहिए। सो देखें, द वे वी आर एक्चुअली गोना गो अबाउट इज दैट कि मैं आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट भी कर देता हूँ, और मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ क्या कि ये आपके सामने मैंने बेसिकली हमारे स्क्राइबर की वेबसाइट ओपन करनी है, कि स्क्राइबर की वेबसाइट है विच आई ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। इस वेबसाइट के ऊपर, इस एलएमएस के ऊपर जो है वो हमारे तमाम के तमाम कोर्सेज अवेलेबल हैं। और अगर आप एमएसए वन का कोर्स देखोगे तो उस एमएसए वन के कोर्स के अंदर आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि एमएसए वन के कोर्स के अंदर हमने वो सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि ज़रूरी हैं
वो सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आई रिपीट जो कि ज़रूरी हैं, किस चीज़ के लिए ज़रूरी हैं, जो कि आपके लिए ये रिकॉल करने के लिए ज़रूरी है, वो सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मौजूद हैं। प्लस ऑडिट की जो रेलेवेंट रिवीजन है वो मौजूद है। तो आप में से अगर कोई बच्चा कहता है कि यार मैं आईफआरएस 15 दोबारा से करना चाहता हूँ, जी मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दोबारा से करना चाहता हूँ, जी मैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स को रिकॉल करना चाहता हूँ, जी मैं लीजेस को रिकॉल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए बड़ी आसानी ये है कि उसके लिए हमने ये सब कुछ ऑलरेडी जना प्री रिकॉर्डेड अवेलेबल कर दिया है। आपको कुछ नहीं करना, आपने उसको जना लेक्चर्स देखने हैं, आप तैयार हैं, आप रेडी। तो हमने ऑलरेडी सब कुछ प्री रिकॉर्डेड अवेलेबल कर दिया। उसके बाद जो है वो मल्टीपल तरह के यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग्स भी हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मैं लाइव क्लासेस के अंदर कंडक्ट कराऊंगा। तो जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं लाइव क्लासेस में कंडक्ट कराऊंगा, उन क्वेश्चंस को हम ऑब्वियसली रिमूव कर देंगे यहाँ से, बिकॉज दे आर गोइंग टू बी द न्यू क्वेश्चंस दैट वी वुड बी डूइंग। बाकी यहाँ पे मैं आपको एक बाकायदा तौर पे लिस्ट दे दूंगा, क्योंकि देखें ऐसा होगा मैं जो 36 क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करूंगा, उस 36 क्वेश्चंस में से आप में से कुछ लोग होंगे जो कि वो 36 से ज़्यादा मजीद क्वेश्चन करना चाहेंगे। शायद वो आईसीडब्ल्यू के पूरे पूरे क्वेश्चन करना चाहें, और उनके पास बहुत टाइम हो, उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आदत हो, बहुत क्विकली प्रैक्टिस करते हो, और कभी कभार उनको रेफर भी करनी हो कोई वीडियोस, तो उनके लिए ये भी अवेलेबल होगी। बट मेजोरिटी ऑफ यू उस केस के अंदर होगा ये कि मैं लाइव क्लासेस में 10 सवाल कराऊंगा। इन एडिशन टू दिस मैं आपको 25-26 सवाल जो है ना वो दूंगा खुद से करने को। और उसके साथ साथ जो है ये यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल है। तो आपने कुछ नहीं करना, अगर आपकी कोई वीकनेस है, कोई स्पेसिफिक एरिया जो आपका वीक है, उस वीक एरिया को आप ओपन करें, उसके लेक्चर देखें एफआर के। अगर आपने जिस टीचर से पढ़ा था उस टीचर से पढ़ा हुआ आपकी अपनी मार्किंग, अपनी नोटिंग, अपने रजिस्टर आपके पास हैं, तो वो देख लें। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना कुछ तरीके से कि आपने आईसीडब्ल्यू और एमएसए की रेलेवेंट एग्जाम प्रैक्टिस करनी है, आपका गेम ऑन है इंशाल्लाह। सो बेसिकली एमएसए वन को पढ़ने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, अप्रोच सिंपली होनी चाहिए कि मैक्सिमम पास पेपर प्रैक्टिस, डबल एफआर को रिकॉल करना, मैक्सिमम पास पेपर की प्रैक्टिस करना, दैट इज व्हाट द अप्रोच शुड बी। और इस अप्रोच को मद्देनजर रखते हुए आपने जो है एमएसए वन की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, अब नाउ हाउ वुड वी गो अबाउट, हम कैसे लेक्चर्स जो है वो पढ़ेंगे और हम किस तरह से डील करेंगे। तो देखें, अभी जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट को इस तरीके से होगा कि वी विल बी हैविंग वन लाइव क्लास ईच वीक। हम हर हफ्ते के अंदर एक लाइव क्लास करेंगे, और वो एक लाइव क्लास जो होगी ना, वो तकरीबन 4 से 5 घंटे की होगी। अच्छा, वो 3 से 4 घंटे की भी हो सकती है वक्त के साथ साथ, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि हम 4 घंटे की क्लास तो करेंगे ही करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि 4 घंटे की जब क्लास होती है ना, तो उसमें आप आईसीएडब्ल्यू का एक लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे तो एग्जाम में आपने जो है वो 4 घंटे के अंदर 3 सवाल करने होते हैं, लेकिन आप एक एक लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि उसकी रीजन है मैं भी कहूंगा 4 बातें, आप भी देखेंगे। तो उससे होगा कुछ तरह से कि आप एटलीस्ट व्हाट यू विल बी एबल टू डू इज दैट यू विल बी एबल टू डू एटलीस्ट वन प्रॉपर क्वेश्चन विद प्रॉपर ड्राफ्टिंग, प्रॉपर आंसर राइटिंग। दैट इज समथिंग यू वुड बी डूइंग। मेजोरिटी में आईसीडब्ल्यू के एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्लास में करवा रहा हूँ। मैं आई कैप के क्वेश्चंस आपको दूंगा, बिकॉज उसकी रीजन है आईसीडब्ल्यू का लेवल यहाँ है, आई कैप का लेवल थोड़ा सा नीचे है। तो जब आप ऊपर वाले क्वेश्चन मेरे साथ कर लोगे, तो आप नीचे वाला क्वेश्चन खुद से कर लोगे। आप नीचे वाला क्वेश्चन खुद से कर लोगे, दैट इज समथिंग दैट्स गोना हैपन। सही है। अच्छा, तो ये जो एक लाइव क्लास होगी, आई शैल बी कंडक्टिंग दिस क्लास ऑन सैटरडे एवरी वीक। और सैटरडे को हम ये लाइव क्लास कंडक्ट करेंगे, और इस लाइव क्लास के अंदर हम जो है वो एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। और एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ना वो करते कराते जाए, तकरीबन 10 क्वेश्चन मिनिमम जो है वो मैं लाइव क्लास में करूंगा। प्लस उसके साथ साथ जो है यू विल बी अलाउड कि आप चाहें तो आप अपने असाइनमेंट्स की सबमिशन कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने असाइनमेंट्स की सबमिशन कर सकते हैं। सर व्हाट डू मीन बाय असाइनमेंट सबमिशन? मतलब बात यह है कि हम आपको जो है वो असाइनमेंट्स दे देंगे कि आप अगर किसी क्वेश्चन का आंसर लिख के सबमिट करना चाहते हैं, तो आई विल इंशाल्लाह रिव्यू दैट आंसर ऑन माय ओन। एक को बाकायदा तौर पे आपको 1-to-1 फीडबैक भी प्रोवाइड हो जाएगा कि यार आपने इस आंसर के अंदर फला चीज़ सही लिखी, फला चीज़ गलत लिखी, आपकी राइटिंग के अंदर ये मसले हैं, आपको राइटिंग में फला चीज़ एनहांस करनी है। तो अगर आपको जो है वो कोई भी मसले होंगे, तो इंशाल्लाह वो वक्त के साथ साथ आपके ओवरकम होते चले जाएंगे। सो आई वुड रेकमेंड एंड आई वुड सजेस्ट यू पीपल कि आप जो है वो बेसिकली असाइनमेंट सबमिट करें, और असाइनमेंट सबमिट करके काम करें। अच्छा जी, अब नाउ नेक्स्ट सिचुएशन को इस तरीके से है कि मैं ये चाह रहा था कि मैं जो है वो आपको
आई कैप का लेटेस्ट एग्जाम पेपर जो है ना वो थोड़ा सा क्विकली रिव्यू करा देता, और ताकि आपको एक अंदाजा हो जाता है कि व्हाट इज आई कैप अप टू, व्हाट इज आई कैप एक्चुअली आस्किंग अस टू डू, किस तरह से एग्जामिन कर रहा है, वी कुड हैव एन आइडिया। सो आप देखें 3 घंटे 45 मिनट का पेपर है, और इस 3 घंटे 45 मिनट के पेपर में 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। एंड इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 1, तो आप जब लेंथ ऑफ द क्वेश्चन देखेंगे तो आप ये चीज रियलाइज करेंगे कि यार हमने तो कभी इतने लंबे लंबे क्वेश्चन करे ही नहीं है। तो नहीं करे तो अब करेंगे, क्या करें। सही है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इंट्रोडक्टरी है, इसका कुछ चीज़ों की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज की बात करनी है। उसके अलावा जो है आपके पास प्रिपेयर एज फार एज इंफॉर्मेशन परमिट्स अ समरी ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स, explain the actions that auditors need to take in the light of misstatements, financial reporting implications of proposed change to the share based remuneration scheme in the first year। 50 मार्क का सवाल है, रिपोर्टिंग और ऑडिटिंग मिक्सचर है, इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस हैं जिसमें मल्टीपल तरह की चीजें पूछी जा रही हैं। दैट इज व्हाट द स्किल दैट यू हैव टू डेवलप। अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन चलता चला जाएगा, थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर, क्वेश्चन चलता चला जाएगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एरियाज हैं जिसके ऊपर आपको आंसर करना होगा, एंड अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट यूज टू एक्चुअली डीलिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अब हम यहाँ पे ये चीजें कर रहे होंगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये तो आईकैप का क्वेश्चन है और इसका साइज रिलेटिवली छोटा है। आईसीडब्ल्यू के क्वेश्चन का साइज इससे भी ज्यादा बड़ा होता है। तो जब उसके क्वेश्चन का साइज इससे भी ज्यादा बड़ा होता है ना, तो वो क्वेश्चन को डील करने के लिए तो आपको करना पड़ेगा। अगली बात, देन अगर मैं कुछ थोड़ा सा बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, तो उस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देखें तो आपको एक एनालिसिस बताना है ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि एनालिटिकल स्किल्स भी आपके पूछ रहा है। वो जो हम रेशियो एनालिसिस, वो जो हम इंटरप्रिटेशन करते थे, तो यहाँ पे भी वो एनालिसिस आ रहे हैं और इसमें हाई लेवल एनालिसिस है। एक्सप्लेन एनी एरियाज ऑफ कंसर्न दैट विल रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अगर आप इसको देखें, रिलेट करें, तो आपको समझ में आएगा कि जो हम ऑडिट में एनालिटिकल प्रोसीजर पढ़ते हैं ये वो चीज़ है। फिर उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और आगे बढ़ते हुए बात करूं, तो आपको कहता है कि एक्सप्लेन वेदर एक्सटर्नल ऑडिटर्स मे रिव्यू द लोन एप्लीकेशन, यू शुड रिफ्लेक्ट ऑन एनी एथिकल कंसर्न दैट अराइज। अब अगर आप एक चीज देखें ना, तो ये कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड सिनेरियो है, ये कोई अलग चीज नहीं है, ये कोड ऑफ एथिक्स से रिलेटेड सिनेरियो है। एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस स्पेसिफिक सिनेरियो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यू कैन डू इट। देन आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं और आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। और आखिरी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आ जाऊं तो आपको कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द की ऑडिट रिस्क ऑफ द ऑडिट ऑफ पार्क टैप ग्रुप। ग्रुप ऑडिट का सिनेरियो आइजा 600 की एप्लीकेशन है फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2021। फिर एक्सप्लेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इश्यूज, शो ऑल रेलेवेंट कैलकुलेशन, सो दैट इज समथिंग दैट यू वुड हैव टू डू। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो आपको करनी पड़ेंगी और इसकी बेसिस पे आपको काम करना पड़ेगा। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो क्वेश्चंस लंबे लंबे हैं, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ जो है वो क्वेश्चंस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि आई कैप एग्जामिन कर रहा। तो मतलब आपने क्या करना है, ऑल दैट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की नॉलेज आपने सही तरीके से रिकॉल कर ली है। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की नॉलेज सही तरीके से रिकॉल करने के साथ साथ दूसरा काम ये है कि आप जो है वो एग्जाम प्रैक्टिस मैक्सिमम करके बैठे हुए हो ना, तो आपका इंशाल्लाह पेपर पास है, आपको कोई नहीं रोकता। अब नाउ आखिरी कुछ 2-3 बातें बिफोर वी एक्चुअली गो ऑन कंक्लूडिंग द सेशन, वो ये है कि देखें ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है एंड यू आर अलाउड टू कैरी 5 बुक्स। तो वो जो 5 बुक्स आप कैरी करोगे वो आईसीडब्ल्यू का स्टडी टेक्स्ट, आईसीडब्ल्यू की बुक एंड किट होगा, आई कैप की वर्कबुक होगी, आपका ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, आपकी आईएफआरएस होगी, और एक आपकी स्क्राइबर की समरी बुक होगी। पिछले सेशन के अंदर आई डिड नॉट गेट टाइम, तो मैंने उसको अपडेट नहीं किया था, इसलिए हमने वो पिछले सेशन के अंदर इशू नहीं करी थी। और तो हमने स्टूडेंट्स को कह दिया था कि अगर किसी को चाहिए तो प्रीवियस सेशन की अवेलेबल बुक्स हैं, दे दैट दे कैन बाय। तो उसमें जिन लोगों को चाहिए थी दे एक्चुअली डिड बाय इट। बाकी ये कि इस सेशन के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से व्हाट आई विल बी डूइंग इज दैट आई विल बी मेकिंग दिस बुक अवेलेबल। इसको मैं अपडेट करना अभी से शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह मार्च से। सो दिस बुक इज गोइंग टू बी अवेलेबल अराउंड द मिड एंड अप्रैल। तो मई के अंदर आप जो ना पूरा मई का मंथ होगा विच यू कुड एक्चुअली रेफर दिस बुक।
अच्छा, ये समरी बुक के अंदर क्या होगा, ये जो बेसिकली जो आपके कंपनी लॉ के जो एरियाज हैं जो कि कोर्स में हैं, और उसके अलावा कुछ और अदर एरियाज हैं, फिर उसके अलावा आपकी समरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की, आपकी समरी आईएफआरएस की, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप एक पब्लिश बुक के फॉर्म में कैरी कर सकते हो एग्जाम में, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। जो एक पब्लिश बुक के फॉर्म में आप सारी चीज़ें जो कैरी कर सकते हो, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अवेलेबल, एंड इट्स समथिंग विच इज़ अ वेरी यूजफुल बुक फॉर ऑल टू कैरी। तो आप ये बुक जो है वो अपने तौर पे कैरी कर सकेंगे। इट्स अ वेरी यूजफुल एंड अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो भाई दिस इज व्हाट एमएसए वन इज ऑल अबाउट। एक ओवरऑल गाइडेंस मैंने आपको दे दी, एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया कि एमएसए वन है क्या, एमएसए वन करना किस तरीके से, दैट इज समथिंग दैट आई हैव गिवन यू अ बिट ऑफ अ गाइडेंस। सो अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है, सो यू मे आस्क, और एल्स वी आर गोना कंक्लूड टिल हियर।